ओके, ऑलराइट, ठीक, सो लेट्स स्टार्ट। सबको स्क्रीन दिख रही है? यस मैम। यस मैम। हाँ जी, मेरे को पर्पल कलर का क्यों दिख रहा है? क्या हो गया इसे? जब मेरा लैपटॉप ऐसा कुछ करता तो मुझे डर लगता है चीजें रुक ना जाए। पढ़ा था तुमने घर जाके एनसीईआरटी एक बार भी? घर पे रहते हो वैसे तो, यस मैम। यस मैम। पढ़ लेना यार, बहुत अच्छे से हो रहा है। कोई डाउट किसी को उसमें आया पढ़ने के बाद? नो मैम। अच्छा। इसके नो में कॉन्फिडेंस था, लगा कि इसने पढ़ा, बाकियों का लगा नहीं मुझे पढ़ा है। तो अगर क्लास में चैप्टर करा के और एनसीईआरटी रिवाइज करा के भी अगर तुम नहीं पढ़ोगे तो फिर तो वेस्टेज हो गया तुम्हारे एक हफ्ते के लेक्चर। गुड इवनिंग साहिल, एक हफ्ते के पूरे लेक्चर वेस्ट हो गए। अपना हार्डवर्क वेस्ट मत करना, पढ़ लेना इसे, राइट? चलो मियोसिस करते हैं। सो मियोसिस क्या होती है? इट्स ऑल्सो नोन एज रिडक्शनल डिवीजन। रिडक्शनल डिवीजन, राइट? और रिडक्शन में मेरा मतलब क्या है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम डिक्रीज हो जाएंगे एक सेल के अंदर, राइट? जो डॉटर सेल्स बनेंगे। सो सबको स्क्रीन दिख रही है ना? यस मैम। यस मैम। चलो स्टार्ट करते हैं। सो द प्रोडक्शन ऑफ, ये यहाँ से, द प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इंक्लूड्स द फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स ईच विद अ कंप्लीट हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, तो इसमें जो हमें पता होना चाहिए पहले हैप्लॉइड सेट। हैप्लॉइड सेट का मतलब है एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे ना ह्यूमन की बात कर रहे हैं, तो और किसी एनिमल को इमेजिन करके कंफ्यूज नहीं होना है किसी को, ठीक है? तो एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स की बात हो रही है, वो है हैप्लॉइड सेट। तो हैप्लॉइड का मतलब एन नंबर, और डाइप्लॉइड को मैं कैसे लिखूंगी? 2n। 2n। स्पेलिंग गलत लिख दिया मैंने, कोई बात नहीं। तो ये कह रहे हैं कि जो ऑफस्प्रिंग बनता है स्पेशली ह्यूमन के केस में, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनता है। और जब भी मैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलती हूँ उसका मतलब होता है टू गैमेट्स आर इन्वॉल्व, राइट? हाँ बोलो, क्या हुआ? कुछ कह रही हो? गुड इवनिंग शिवानी। ओके, यस मैम बोला उसने। बोल बेटा, क्या बोल रही है? चुप हो गई। यस मैम बोला था। मैम गुड मॉर्निंग बोला, गुड इवनिंग बोला। पागल। तो ये एग है और ये स्पर्म है, दोनों गैमीट है। जब ये दोनों फ्यूज होंगे तो बनेगा सबसे पहला सेल बॉडी का, जिसे हम कहते हैं जाइगोट। ठीक है, अब ये जो एग, ये जैसे एग है यहाँ पर और ये हमारा स्पर्म है, ठीक है? तो एग के पास कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे? एन। स्पर्म के पास होंगे एन, ताकि जाइगोट बने 2n, क्योंकि इससे जो पूरा ऑर्गेनिज्म बनेगा, फॉर एग्जाम्पल तुम ही बने हो, अपने आप को इमेजिन करो, तो तुम्हारी बॉडी के हर एक सेल में 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है, राइट? एक्सेप्ट योर गैमेट्स। तो यही प्रोसेस है कि कैसे एग और स्पर्म के अंदर n नंबर ऑफ क्रोमोसोम मांगे, इस चीज को हम लोगों ने स्टडी करना होता है, ठीक है? क्योंकि इफ यू थिंक अबाउट इट, गुड इवनिंग साहिब, इफ यू थिंक अबाउट इट, कि जो एग है ये बना है फीमेल की बॉडी में, फीमेल बॉडी, और फीमेल की बॉडी जो है उसमें भी तो 2n नंबर ऑफ थे ना, सारे सारे सेल्स के अंदर 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम थे। तो कोई प्रोसेस हुआ कि एक सेल था जिसके अंदर 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम थे और वो चेंज हो गया n नंबर ऑफ क्रोमोसोम वाले एग में। तो ये जो चेंज आया है, दिस इज अ मियोसिस। और ये भी दो होती है, दो स्टेप का प्रोसेस है, 1 and 2, दोनों स्टेप का प्रोसेस है, ठीक है? और सेम चीज होगी हमारे मेल के केस में, कि मेल के केस में भी कोई 2n नंबर का सेल था जो n नंबर ऑफ में चेंज हो गया। तो ये यहाँ पे भी मियोसिस हुई है 1 and 2 दोनों। तो हमेशा याद रखना 1 and 2 दोनों होती है, ऐसा नहीं है 1 होके हमेशा के लिए सस्पेंड हो जाएगा, 2 भी होगा तभी सेल बनेगी। और दूसरी चीज जो तुमको याद रखनी है मियोसिस में, वो ये कि कि जब भी एक सेल डिवाइड होता है वाई मियोसिस, हमेशा पहली सेल डिवीजन है मियोसिस 1, जिससे 2 सेल बनेंगे, फिर वो दोनों सेल आगे मियोसिस 2 करने के लिए जाएंगे, ठीक है? तो इन दोनों सेल में मियोसिस 2 होगा और उनसे आगे 2 और सेल बनेंगे। तो मियोसिस का एंड प्रोडक्ट कितने नंबर ऑफ सेल्स होता है? 4 नंबर ऑफ सेल्स बनते हैं, राइट? जबकि मैं जब माइटोसिस करती थी, तो माइटोसिस को हम पूरा लिखते हैं, सिर्फ एम से रिप्रेजेंट नहीं करते, ठीक है? तो माइटोसिस जब भी मैं करती थी तो सिर्फ 2 डॉटर सेल्स बनते थे ना, और इक्वल Yes. नंबर ऑफ क्रोमोसोम बनते थे। देखो ये भी माइटोसिस है। अब देखना, ध्यान से देखना एक चीज, एंड अगर मैं ये बनाती एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम और इसमें भी माइटोसिस कराती, क्योंकि माइटोसिस तो सब में होती है, तो अगर मैं ये करा देती ना, ये भी माइटोसिस है, ठीक है? कैसे? क्योंकि सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम है पेरेंट और ऑफस्प्रिंग में, करेक्ट? तो इसमें कंफ्यूज नहीं Yes, होना है, समझ आई बात? तो माइटोसिस कुछ ऐसे होती है और मियोसिस कुछ ऐसे, कहीं लिख लो तो याद रहेगा। चलो डन। yes ma'am. ओके, यस हो गया मेरा। चलो कहाँ है, आ जाओ भी। सो
गैमेट्स आर फॉर्म फ्रॉम स्पेशलाइज्ड डाइप्लॉइड सेल्स, ये कह रहे हैं, अब देखो जो मैंने तुम्हें बना दिया ना, अब यही बातें यहाँ पे कहने लग जाएंगे आराम से। ये कह रहे हैं गैमेट्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम स्पेशलाइज्ड डाइप्लॉइड सेल। तो ये जो ग्रीन कलर के सेल बनाया ना मैंने, ये स्पेशल सेल है। ये वो सेल नहीं है जो मेरी आंख में है या मेरे हाथ में, ये वो सेल है जो मेरे सिर्फ ओवरी में है, तो ये स्पेशल वाले सेल है, ठीक है। These specialized kind of cell division that reduces the chromosome number by half result in the production of haploid daughter cells। ये कह रहे हैं ये जो स्पेशलाइज्ड टाइप के सेल्स है ना, वो स्पेशल टाइप के सेल डिवीजन में भी जाते हैं जिसका नाम है मियोसिस, और जिसकी वजह से इन स्पेशल वाले सेल में क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाता है, ठीक है। तो जो हमने नीचे बनाया है उसी को इसने लिख दिया है। इतनी बात समझ आई? यस मैम। दिस काइंड ऑफ डिवीजन इज ma'am. कॉल्ड मियोसिस, ठीक है। सो मियोसिस क्या है? मियोसिस इज अ, अगर मैं इसकी डेफिनेशन निकालूं तो एनसीईआरटी कहती है मियोसिस इज अ specialized kind of cell division that reduces the chromosome number by half results in the production of haploid daughter cells। तो ये है meiosis की definition and this is important। definition से questions आते हैं तो definitely important है, तो इसको underline कर लेते हैं, ठीक है। done? यस मैम। चलो। Yes, ma'am. Now, meiosis ensure the production of haploid phase in the life cycle of a sexually reproducing organism। ये लाइन बड़ी डिफरेंट है और बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये कह रहा है मियोसिस ये इंश्योर करती है, पक्का कर देती है कि एक हैप्लॉइड फेज आएगा लाइफ साइकिल में सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म के। जैसे फॉर एग्जांपल हम ह्यूमन बींग है, हम लोग कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। तो हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिप्रोड्यूस करते हैं। हमारे बॉडी में सारे 2n नंबर ऑफ सेल्स होते हैं, लेकिन एक फेज आता है हमारी लाइफ में, हमारे सेल की जिंदगी में, जब सेल के अंदर n नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। तो वो फेज हमारी बॉडी के अंदर सिर्फ तब आ सकता है जब मियोसिस हो। सो मियोसिस इंश्योर करता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है उसकी जिंदगी में हैप्लॉइड फेज भी आए सेल के अंदर, किसी एक सेल के अंदर, ठीक है। तो ये मियोसिस इंश्योर करता है। सेकंड, फर्टिलाइजेशन रिस्टोर। अच्छा, अगर n नंबर ऑफ ये सेल्स आ गए एग, लेकिन इससे पूरा ऑर्गेनिज्म नहीं बन सकता, राइट, क्योंकि इस एग से एक फीमेल को मैं जन्म नहीं दे सकती, राइट, क्योंकि सिर्फ एग से फीमेल बनेगी तो उसकी बॉडी में n नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे सिर्फ, राइट। सो मेरी डॉटर है जिसके सारे सेल्स में n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, मेरे में 2n है, तो वो ह्यूमन नहीं हो सकती, है ना, तो वो सर्वाइव हो भी नहीं पाएगी, ठीक है। ऐसे बच्चे पैदा हो नहीं पाते, उनके अबॉर्शन हो जाती है। तो नंबर रिस्टोर करना है, ह्यूमन स्पीशीज सेम रहे ना, तो नंबर रिस्टोर करने के लिए वो क्या बोल रहे हैं कि फर्टिलाइजेशन रिस्टोर द डाइप्लॉइड फेज, ठीक है। तो ये ध्यान से समझना, जब वो ये वर्ड बोल रहे हैं ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है कि हैप्लॉइड फेज क्या है। हैप्लॉइड फेज कुछ नहीं है, ये वो टाइम, फेज का मतलब समझ लेना ऐसा कोई टाइम पीरियड लाइफ का। जैसे तुम्हारा अभी कौन सा फेज है? एंट्रेंस प्रिपरेशन का फेज है, ठीक है। उसके बाद कॉलेज फेज आ जाएगा, किसी का स्कूल फेज चल रहा है, राइट। सो हैप्लॉइड फेज है जब सेल हैव n नंबर ऑफ क्रोमोसोम, और डाइप्लॉइड फेज है जब सेल के पास कौन से नंबर ऑफ क्रोमोसोम है? 2n। 2n, राइट। तो वो कह रहा है n नंबर ऑफ क्रोमोसोम वाले सेल दोबारा से 2n बन जाएंगे जब उनमें हो जाएगी फर्टिलाइजेशन, यानी कि 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम के सेल को मिला दो तो दोबारा से हैप्लॉइड डाइप्लॉइड फेज आ जाएगा जिंदगी का, करेक्ट। यही बात वो कह रहा है। तो हैप्लॉइड और डाइप्लॉइड में कंफ्यूज मत हो जाना, ये बात समझ आई? यस मैम। यस ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन की एक डेफिनेशन है जो इंपॉर्टेंट है, फर्टिलाइजेशन इज फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट। ऑब्वियसली हमेशा इसमें क्रोमोसोम का नंबर बढ़ेगा, ठीक है, याद रखना फर्टिलाइजेशन। और प्लांट में फर्टिलाइजेशन की जगह हम वर्ड यूज करते हैं सिनगैमी, ठीक है। चलो, नाउ वी कम अक्रॉस मियोसिस ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस इन प्लांट्स एंड एनिमल। देखो अब यहाँ पर हम कभी कभार मियोसिस पढ़ते पढ़ते भूल जाते हैं कि प्लांट्स में भी होती है। तो मियोसिस हमें देखने को मिलती है गैमेटोजेनेसिस इन प्लांट में जब गैमेट फॉर्मेशन होते हैं, पॉलन बनता है और एग बनता है, और जब एनिमल्स के अंदर, जैसे ह्यूमन हो गया, उसके अंदर जब एग और स्पर्म बनता है, तो दोनों केस में हमें गैमेटोजेनेसिस देखने को मियोसिस देखने को मिलती है। तो मियोसिस इज विजिबल इन ABCD ऑप्शन देके गैमेटोजेनेसिस लिख सकते हैं और कोई प्रोसेस लिख सकते हैं, तो ध्यान से देखना उसे। Now this lead to formation of haploid gamete। Obviously meiosis से haploid gametes बने थे। The key feature of meiosis, अब key feature meiosis का पढ़ते हैं, ठीक है। चलूँ आगे? यस मैम। ठीक है भाई, ना समझे मुझे बता देना, ओके। meiosis है, आराम से, ठीक है। चलो, meiosis के 4 पॉइंट्स है, तो 4 पॉइंट से क्वेश्चन बनते हैं। अब ध्यान से सुनना, इन्होंने पॉइंट्स ना ऊपर नीचे कर रखे हैं, ठीक है। मैम मैंने आपको, हाँ शिवानी, मिले मुझे क्वेश्चन, क्लास के एंड में मैं तुझे करा दूंगी, मुझे याद दिला दो अब, ठीक है। नो, मियोसिस इन्वॉल्व 2 सीक्वेंशियल साइकिल्स ऑफ न्यूक्लियर एंड सेल डिवीजन। ध्यान से देखो, मियोसिस में 2 सीक्वेंशियल, सीक्वेंस मतलब एक के बाद एक, तो 2 साइकिल होती है।
एक होती है एक होती है मियोसिस 1 की साइकिल, ठीक है। मियोसिस पूरी 1 होती है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, फिर उसमें होती है साइटोकाइनेसिस 1, फिर उसके बाद फॉलो होता है एक छोटा सा इंटरकाइनेसिस का स्टेज आता है, फिर आती है मियोसिस 2, उसके बाद आता है साइटोकाइनेसिस 2, राइट। तो ये लाइन बोल रही है मियोसिस इन्वॉल्व 2 सीक्वेंशियल साइकिल्स ऑफ न्यूक्लियर डिवीजन एंड सेल डिवीजन। न्यूक्लियर डिवीजन कहाँ पर हुई, ये है ना न्यूक्लियर डिवीजन, कैरियोकाइनेसिस यही Yes, होती है ना। ma'am. तो यहाँ लिख लो Yes, ma'am. न्यूक्लियर डिवीजन के ऊपर कैरियोकाइनेसिस, वो घुमा के पूछ सकता है तुमसे, कैरियोकाइनेसिस एंड सेल डिवीजन इज साइटोकाइनेसिस। Cytokinase. ये लिख लो, वो ज्यादा से ज्यादा इसे घुमा के पूछ सकता है, लेकिन इस लाइन से क्वेश्चन बन सकता है। बट ओनली सिंगल साइकिल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन की सिर्फ सिंगल साइकिल होती है, क्योंकि जब भी ये मियोसिस 1 से पहले जब इंटरफेज आया, ठीक है, और जब मियोसिस 2 से पहले यहाँ पर आया था, कौन सा फेज था, इंटरफेस। Interphase. इंटरकाइनेसिस कहते हैं ना उसको। इन दोनों में एस फेज, इन दोनों में तीनों फेज आते हैं, G1 फेज, एस फेज, G2 फेज। इसमें भी आता है G1 फेज, एस फेज, G2 फेज। पर इसके एस फेज में एक एक्सेप्शन है कि पहली बार जब एस फेज आया तो डीएनए रेप्लिकेशन हुई थी, है ना, डीएनए रेप्लिकेशन हुई थी मियोसिस 1 से पहले, लेकिन मियोसिस 2 से पहले एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होती, नो डीएनए रेप्लिकेशन। और कौन सा प्रोसेस था जो नहीं होता था, याद दिलाना, हिस्टोन डुप्लीकेशन का करवाए, हिस्टोन Centriole डुप्लीकेट कहते हैं, यस, नो नहीं वो होता है हिस्टोन डुप्लीकेट, तो डुप्लीकेट हिस्टोन भी नहीं होता, लेकिन सेंट्रियोल डुप्लीकेट होता है बेटा। तो ये दोनों चीजें मियोसिस 2 से पहले इंटरकाइनेसिस में नहीं होती। अब यही बात देखो एनसीईआरटी कैसे लिखती है, ओनली सिंगल साइकिल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन अकर ड्यूरिंग मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। तो दोनों में बस एक बार डीएनए रेप्लिकेशन होगा, ठीक है, क्लियर। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, Yes, और ज्यादा। ma'am. Now, meiosis 1 is initiated after the parental chromosome have replicated to produce identical sister chromatid at the S phase। वो कह रहे हैं meiosis 1 तब स्टार्ट होती है जब ये G2 फेज है, उससे पहले S फेज है, तो कह रहे हैं जब S फेज में डीएनए रेप्लिकेशन हो गई है, रेप्लिकेशन हो गई है, राइट। नाउ मियोसिस इन्वॉल्व पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स, मियोसिस इन्वॉल्व करती है पेयरिंग करना होमोलोगस क्रोमोसोम की एंड रिकॉम्बिनेशन बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। तुमको याद है होमोलोगस क्रोमोसोम के जैसे दिखाई देते थे, ऐसे थे और एक दूसरे के सामने पड़े हुए थे, कुछ ऐसा सा याद है स्ट्रक्चर। मियोसिस खोल लो अब, मियोसिस Yes, खोल लो ma'am. अब वो तुम्हें मदद करेगा। उसके बाद क्या होगा, इनके बीच में क्या हो जाएगी, क्रॉसिंग ओवर होगी। तो ये एक होमोलोगस क्रोमोसोम है, ये वैसे मैंने ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया। देखो ये क्रोमोसोम नंबर 1 है, मम्मी से आया हुआ, ये क्रोमोसोम नंबर 2 है, क्रोमोसोम नंबर 1 है, मम्मी से आया, ठीक है, ये भी मम्मी से आया है, ये पापा से आया। अब इन्हीं की डुप्लीकेशन होगी एस फेज में, सेम कॉपी बन गई, ठीक है। तो मैं इसे कहती हूँ ये होमोलोगस है इसके रिस्पेक्ट में, लेकिन ये 1 2 3 4 2 एंड 3 एक दूसरे के रिस्पेक्ट में सिस्टर क्रोमेटिड्स नहीं होते हैं, ठीक है, ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं। तो वो यही बात बोल रहे हैं कि होमोलोगस पेयरिंग तो होती है, उसके अलावा नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में रिकॉम्बिनेशन होता है। तो तुमको याद है ना, ये एक दूसरे के साथ ऐसे टांगे ऐसे आके एक दूसरे के साथ पैच बनाएंगे और अपने जेनेटिक मटीरियल एक्सचेंज कर लेंगे। तो जो लाइन बनती है याद रखने वाली वो ये कि नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में हुई है रिकॉम्बिनेशन। इज इट क्लियर। Yes, ma'am. जिसने मियोसिस का लेक्चर नहीं लगाया उसके तोते उड़ गए होंगे अब तक। तो सुन लो जितना सुन सकते हो, मियोसिस लगा के आना था यहाँ पे, जो दिक्कत होगी अब। तो रिकॉम्बिनेशन बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड होती है ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। बेटा दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में, नॉन सिस्टर के बीच में रिकॉम्बिनेशन हो रही है। इस लाइन को पता है कैसे घुमाते हैं ये, और बहुत घुमाते हैं इस लाइन को, ये घुमाते हैं नॉन सिस्टर को सिस्टर कर देंगे, होमोलोगस को नॉन होमोलोगस कर देंगे। तो याद रखना नॉन सिस्टर है, बहनें नहीं है लेकिन होमोलोगस है, हमेशा याद रखना। मियोसिस में बहनें नहीं थी लेकिन होमोलोगस क्रोमोसोम से। यहां से क्वेश्चन आएगा, आ चुका है, ओके। अब Yes, ma'am. 4 हैप्लॉइड सेल्स आर फॉर्म एट द एंड ऑफ मियोसिस 2। मियोसिस 2 के एंड में 4 हैप्लॉइड सेल बनते हैं, ये बने ना 4 हैप्लॉइड सेल्स, बहुत बढ़िया। कहाँ गया, मियोटिक इवेंट कैन बी ग्रुप अंडर फॉलोइंग फेजेस। अब इसी ने यही फेजेस यहाँ बता दिए। तो पहले मियोसिस 1 पूरी होगी, टीलोफेज के बाद होगा साइटोकाइनेसिस,
नीचे लिख लो, वहां पे तुम्हारी एनसीईआरटी में जगह होगी। साइटोकाइनेसिस, उसके बाद नीचे लिखेंगे इंटरकाइनेसिस, और उसके बाद चले जाना, ऐसे लाइन बनाना और फिर यहाँ से स्टार्ट करना, प्रोफेज 2 3 4 5, फिर यहाँ पे दोबारा साइटोकाइनेसिस, दैट्स इट। अब इसके बाद इंटरकाइनेसिस मत करा देना, और यहाँ पे 4 सेल बना लो और चारों सेल के पास लिख दो n नंबर ऑफ क्रोमोसोम। तो तुमने मियोसिस तो यहीं पे कर ली। चलो चलूं आगे। यस मैम। Yo, ma'am. देखो आप, Yes, प्रोफेज ma'am. 1 का प्रोफेज 1 है सबसे लंबा। तो प्रोफेज इज द फर्स्ट मियोटिक डिवीजन। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन बनता है फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कौन सी होती है? प्रोफेज 1 होती है, प्रोफेज 2 उस टाइम भूल जाएगा, याद रखना प्रोफेज 1 है। ये रहा पहला, इसे अंडरलाइन करो, इतना ही अंडरलाइन करना। प्रोफेज 1 इज फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, इज टिपिकली लॉन्गर को अंडरलाइन कर लो। तो देखो जब मैं पैराग्राफ देखूंगी, जल्दी रिवाइज करना होगा मुझे, मैं देखूंगी मियोसिस 1 प्रोफेज 1 फर्स्ट मियोटिक डिवीजन है, लॉन्गर है। देखो मेन पॉइंट देख लिया ना, तो एनसीईआरटी में अंडरलाइनिंग ऐसे की जाती है। एंड इज मोर कॉम्प्लेक्स व्हेन कंपेयर टू प्रोफेसोमाइटोसिस, तो मोर कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, इट हैज बीन फर्दर सब डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग 5 फेजेस। तो 5 फेजेस में आगे डिवाइडेड है। ठीक है, किसके बेसिस पे? बेस्ड ऑन क्रोमोसोमल बिहेवियर। वो कह रहे हैं क्रोमोसोम अलग अलग तरीके से बिहेव कर रहे हैं, उसके बेसिस पे 5 कैटेगरी में डिवाइड है। अगर बहुत ही निहायती सा क्वेश्चन आया बकवास था, तो वो पूछ लेंगे 5 डिवीजन किसके बेसिस पे हुए हैं? क्रोमोसोम के नंबर के बेसिस पे हुए हैं, पोजीशन के बेस पे हुए हैं, बिहेवियर के बेस पे हुए हैं। तो याद रखना क्रोमोसोम की हरकतों की वजह से ये 5 फेजेस पढ़ने पड़ रहे हैं हमें। ठीक है, ओके। यस मैम। Yo, तो ma'am. सबसे पहला Yes, है ma'am. वो जब क्रोमोसोम ऐसे लिपट जाता है, लिप्टोटीन। फिर आता है जाइगोट वाला फेज। जाइगोटीन वाला वो वाला फेज था जब 2 क्रोमोसोम एक दूसरे के पास आ जाते हैं, होमोलोगस, जैसे स्पर्म एंड ओवम एक दूसरे के पास आते हैं। फिर आता है पैकाटीन। पैकिटीन वाला था जब पैच लगा देते हैं, मतलब एक दूसरे से ऐसे क्रॉसओवर करते हैं। फिर डिप्लोटीन था। डिप्लोटीन के अंदर क्या करते हैं, थोड़ा दूर जाना स्टार्ट करते हैं। और फिर डाइकाइनेसिस तो बिल्कुल ही अलग हो गए, राइट। ये Yes, 5 ma'am. फेजेस है। नाउ ड्यूरिंग लेप्टोटीन जिसमें लिपट जाते हैं, क्रोमोसोम द स्टेज द क्रोमोसोम बिकम ग्रेजुअली विजिबल। देखो ग्रेजुअली विजिबल का मतलब है धीरे धीरे। ग्रेजुअली मीन्स यू कैन से स्टेप वाइज, चलता चला जा रहा है और फाइनली पहुंच रहा है। ठीक है, ग्रेजुअल है वो प्रोसेस। बिकम सडनली विजिबल नहीं होगा, ग्रेजुअली विजिबल होगा। तो हम कहते हैं ना कभी कभी एनसीईआरटी के लेंस से बहुत फाइन क्वेश्चन आते हैं, ये वो फाइन क्वेश्चन है। तुमने पढ़ा है कि विजिबल हो जाएंगे लेप्टोटीन के अंदर, लेकिन उसके अंदर कौन सी इंग्लिश आनी है वो पता नहीं चलता। तो याद रखना ग्रेजुअली विजिबल वर्ड है, तो इसको अंडरलाइन कर लो। अंडर द लाइट माइक्रोस्कोप तुमको दिख जाएंगे, लाइट माइक्रोस्कोप जो तुम्हारे स्कूल में मिलता है। द कॉम्पैक्शन ऑफ क्रोमोसोम कंटिन्यू थ्रू आउट द लिप्टोटीन। नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन कि लिप्टोटीन में कॉम्पैक्शन जो हो रही है क्रोमोसोम की, जो कंडेंसेशन हो रही है क्रोमोसोम की, वो थ्रू आउट लिप्टोटीन चल रही है। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं लिप्टोटीन में एंटर करते एकदम से कॉम्पैक्ट हो गया, धीरे 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 कॉम्पैक्ट हो रहा है। दिस इज फॉलो बाय द सेकंड स्टेज ऑफ प्रोफेज 1 कॉल्ड जाइगोटीन। वो कह रहे हैं तो पहले फेज में उसने सिर्फ इतना बताया क्रोमोसोम की कॉम्पैक्शन है, थ्रू आउट लिप्टोटीन चल रही है। ठीक है, इट्स ए ग्रेजुअल प्रोसेस। उसके बाद ये चला गया जाइगोटीन में। लिप्टोटीन क्लियर सबको? Yes, Yes, ma'am. ma'am. आओ भाई, जाइगोटीन। ड्यूरिंग दिस स्टेज क्रोमोसोम स्टार्ट्स पेयरिंग टुगेदर एंड दिस प्रोसेस ऑफ एसोसिएशन इज कॉल्ड साइनेप्सिस। ये कह रहे हैं जाइगोटीन वो स्टेज है जब क्रोमोसोम स्टार्ट्स पेयरिंग टुगेदर, जब वो एक दूसरे के साथ पेयर अप करना स्टार्ट कर जाते हैं। ठीक है, सच पेयर्ड क्रोमोसोम आर कॉल्ड होमोलोगस क्रोमोसोम्स। इन्हें हम होमोलोगस क्रोमोसोम बुलाते हैं। एक वर्ड और बताती हूँ, इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ ऑफ दिस स्टेज इंडिकेट दैट क्रोमोसोम synapses is accompanied by the formation of a complex structure called synaptonymal complex. The complex formed by a pair of synapsed homologous chromosome is called bivalent or tetrad. However, there are more clearly visible in the next stage. The first two stages of prophase 1 are relatively short-lived and compared to the next stages, that is पैकाटीन। अब देखो, तो अब ये जो बात कर रहे थे इसको हम और डिटेल में करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि तुमने ये वर्ड कहाँ पढ़ा था, साइनेप्सिस। तो साइनेप्सिस कौन से फेज में पढ़ी है? Zygote. Zygote. जाइगोटीन ना भाई, इसको इसके साथ ऊपर ही कहीं लिख ले, साइनेप्सिस। छोटे छोटे ये फर्रे बना लो तुम, ठीक है। साइनेप्सिस यहाँ पढ़ी थी मैंने, क्योंकि इससे क्वेश्चन आता है। अब वो क्या कह रहे हैं, अगर इसको हम थोड़ा सा ड्रॉ कर ले, क्योंकि वो तो बहुत सारा कुछ कह रहे हैं। वो कह रहे हैं ये सेल था, तो यहाँ पे जो क्रोमोसोम थे पहले तो वैसे ही बिखरे पड़े थे। ठीक है, फिर हमने कहा पहला फेज कौन सा आया था? Prophase 1. Liptotin. प्रोफेज 1 में कौन सा? लिप्टोटीन, है ना। Liptotin. का धीरे धीरे उनमें कॉम्पैक्शन होनी स्टार्ट हो गई, राइट। कुछ इस तरीके से तुम्हें दिखाई देंगे, कॉम्पैक्शन होनी स्टार्ट हो गई।
जब कॉम्पैक्शन होनी स्टार्ट भी हुई तब भी वो थोड़ा एक दूसरे से कहीं कहीं पड़े हुए थे, दूर दूर पड़े हुए थे। ठीक है, मैंने ये अच्छे से नहीं बनाया क्योंकि अभी ना इनके आसपास कोई प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो है नहीं न्यूक्लियस वाली, तो कहीं भी पड़ सकते हैं, इनको कोई रोक टोक तो है नहीं, तो ऐसे टेढ़े मेढ़े पड़े हैं। तो ये लेप्टोटीन है। ठीक है, लेप्टोटीन जब कंप्लीट होगी अब आई जाइगोटीन। जाइगोटीन में क्या होगा, इनको एक साथ पास में आना पड़ेगा क्योंकि अब इनको क्रॉसिंग ओवर करनी है। ठीक है, तो जब ये एक दूसरे के पास में आएंगे तो इनको पास में लाने के लिए कौन सी सीक्वेंस रिस्पॉन्सिबल होती है? कैसे ये क्रोमोसोम पहचानता है कि मेरा होमोलोगस है? यहाँ पे तो और भी बहुत सारे क्रोमोसोम होंगे, तो कैसे पहचानता है ये कि मेरा होमोलोगस पेयर कौन सा है? टीलोमेयर की सीक्वेंस से पहचानता है। वेरी गुड, शाबाश, याद है तुझे? टीलोमेयर की सीक्वेंस से पहचानता है वो। ठीक है, तो टीलोमेयर की सीक्वेंस से ये एक दूसरे के पास आके खड़े हो गए। अब एक दूसरे के पास आएंगे तो दूर भी तो जा सकते हैं ना, इनको अटैच करने के लिए कुछ तो होना चाहिए, तो इनके बीच में एक ग्लू आ जाती है। इस ग्लू का नाम क्या होता है? Synaptonymal complex. सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, प्रोटीनेशियस कॉम्प्लेक्स होता है जो दो क्रोमोसोम को पास रखता है। अब ये भी तो क्रोमोसोम नंबर 1 ही था ना, और ये उसकी कॉपी है ग्रीन वाला, ये भी क्रोमोसोम नंबर 1 था, ये उसकी कॉपी है। ये मान लो पापा से आया था, ये वाला मम्मी से आया था, ऐसे होते क्रोमोसोम। तो अब ये वाला इसके रिस्पेक्ट में ए एंड बी आर व्हाट? ए एंड बी आर होमोलोगस क्रोमोसोम्स। ठीक है, और ये जो एक दूसरे के पास आ गया है ना विद सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, इसे हम कहते हैं साइनेप्सिस। न्यूरॉन वाला साइनेप्सिस नहीं है, ये वाला साइनेप्सिस है। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. ओके शिवानी, जैसे ये क्रोमोसोम होता है ना, ये देख ये क्रोमोसोम है ना, तो क्रोमोसोम कैसे बना हुआ है? एक्चुअल में उसके अंदर तो डीएनए ही है, और डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है। देख ये एक स्ट्रैंड है डीएनए का, 3 प्राइम टू 5 प्राइम। ठीक है, ये डीएनए का दूसरा स्ट्रैंड है, उसी के आसपास से लिपटा हुआ है, बस सेंट्रोमेर में थोड़ा कच्चा गट्ठा मट्टा सा होता है, कुछ कोड नहीं करता। ये हो गया 5 प्राइम टू 3 प्राइम। अब जो लास्ट सीक्वेंस होती है ना, ये वाली, यहाँ देखना, ये जो लास्ट वाली सीक्वेंस होती है, ये जो लास्ट वाली सीक्वेंस है डीएनए की, लंबा कर दो इसे हम कहते हैं टीलोमेयर। तो क्रोमोसोम के एक तरफ भी होगी और दूसरे तरफ भी होती है टीलोमेयर। और टीलोमेयर की सीक्वेंस क्या होती है बच्चों? रेपिटेशन होती है किसकी? जी की। पूरी सीक्वेंस बता। T T A G हम G G. लास्ट में था 3 टाइम्स जी। हाँ तुम बताओ क्या बोल रहे हो? T T A G G G. ए टी हम टी से था स्टार्ट। T T double T T A triple G. यस, उसको ट्रिपल जी याद है। देख ये सीक्वेंस बहुत बार रिपीट होती है, तो मैं एन लिख देती हूँ यहाँ पर, बहुत बार रिपीट होती है, उससे टीलोमेयर की सीक्वेंस बनती है। तो टीलोमेयर की सीक्वेंस में बहुत ज़्यादा ग्वानिन होते हैं, ये नीट का क्वेश्चन है। और ये ना इसके एंड्स को कंजर्व रखते हैं, नहीं तो इसके एंड्स के ऊपर एंजाइम एक्ट कर सकते हैं, तो ये इंश्योर करते कोई एंजाइम आके क्रोमोसोम को काटने ना लग जाए एंड से, तो एंड्स को प्रोटेक्ट करके रखते हैं। ये होती है टीलोमेयर सीक्वेंस। हर क्रोमोसोम की अपनी स्पेसिफिक होती है। तो अगर इसका होमोलोगस पेयर है ना, जैसे ये क्रोमोसोम मम्मी से आया, तो पापा वाले क्रोमोसोम के ऊपर भी ये ऑलमोस्ट सीक्वेंस सेम होते हैं, तो वो एक दूसरे को पहचानने के काम आते हैं। जितनी इन्फॉर्मेशन चाहिए तुम्हें, ठीक है। तो ये ग्वानिन के ज्यादा रिपीट होते हैं, याद रखना। नाउ कहाँ गया? तो ये बन गया सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अच्छा कहाँ गया हमारा भाई? क्लियर इतना सबको? यस मैम। अब देखो कितने क्रोमेटिड दिख रहे हो तुमको? 4। 4। तो 4 के लिए हम वर्ड क्या यूज रखेंगे? टेट्राड, ठीक है। और एक ही होमोलोगस का पेयर है क्रोमोसोम का, और दो क्रोमोसोम मिल रहे हैं, तो इसे हम कहते हैं बाइवेलेंट, ठीक है। तो अगर क्रोमेटिड के टर्म में पूछ रहा है तो वर्ड यूज करना है तुमको टेट्राड, और अगर वो क्रोमोसोम के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है तो तुमको बोलना है बाइवेलेंट। एग्जैक्टली। और ये कौन सी स्टेज है? Zygote. याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है। अब देखो, अब ये जो पढ़ा था खतरनाक सी चीजें, अब इसका ज़्यादा सेंस बनेगा, ठीक है। इसलिए मैंने एक बार पहले फटाफट पढ़ा दी थी ताकि ज़्यादा अच्छे से समझ आए। अब देखना जरा ध्यान से, आराम से समझ आएगा। देखो जाइगोटीन, ड्यूरिंग दिस स्टेज क्रोमोसोम स्टार्ट्स पेयरिंग टुगेदर एंड दिस प्रोसेस ऑफ एसोसिएशन इज कॉल्ड सिनेप्सिस। एक दूसरे के पास आए ये, इसे सिनेप्सिस कह दिया। ईच सच पेयर्ड क्रोमोसोम आर कॉल्ड होमोलोगस क्रोमोसोम। ये जो पेयरिंग करके बने हैं ना दोनों क्रोमोसोम, इसे हम होमोलोगस क्रोमोसोम कहते हैं। लिखा ना मैंने, ए और बी होमोलोगस क्रोमोसोम है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट कह रहे हैं, electron micrograph of this stage indicate that chromosome synapses is accompanied by the formation of a complex structure called synaptonymal complex। वो कह रहे हैं कि माइक्रोस्कोप में जब हमने देखा तो हमें पता चला कि जब साइनेप्सिस बनते हैं ना क्रोमोसोम के, वो दोनों क्रोमोसोम एक दूसरे के सामने आते हैं, अकम्पाइंड मतलब उन्हीं के साथ तुम्हें एक कॉम्प्लेक्स सा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है जिसे कहते हैं सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स।
द कॉम्प्लेक्स फॉर्म बाय अ पेयर ऑफ सिनेप्स्ड होमोलोगस क्रोमोसोम इज कॉल्ड बाइवेलेंट। अब ये कह रहे हैं ये जो कॉम्प्लेक्स बना है इनके एसोसिएशन से होमोलोगस की, इसको हम इस कॉम्प्लेक्स को हम कहते हैं बाइवेलेंट। तो मैं जब क्रोमोसोम की बात कर रही हूँ तो बाइवेलेंट बोल रही हूँ। इसी के साथ एक और लाइन वो बोल रही है, और अ टेट्राड। तो इस कॉम्प्लेक्स को मैं बाइवेलेंट बोल सकती हूँ अगर मैं दोनों क्रोमोसोम को कंसीडर करूँ, और इसमें इसको टेट्राड भी बोल सकती हूँ इस पूरे कॉम्प्लेक्स को। ठीक है, दो नाम दे सकती हूँ मैं इस कॉम्प्लेक्स को। हाउएवर दीज आर मोर क्लियरली विजिबल इन द नेक्स्ट स्टेज। बेटा बने यहाँ है, लेकिन बाइवेलेंट एंड टेट्राड नेक्स्ट स्टेज में विजिबल होते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, कि बाइवेलेंट और टेट्राड बने कहाँ है? जाइगोटीन में। जाइगोटीन में। फॉर्म हुआ है जाइगोटीन में, लेकिन बहुत अच्छे से, क्योंकि अभी कंडेंसर हो रहे हैं, बहुत अच्छे से पैकेटीन। विजिबल है। पैकेट पैकेटीन में। पैकेटीन पैकेटीन। ये है नीट का क्वेश्चन बनता, और ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है कि देखो एक छोटी सी लाइन में लिखा है ना, तो कंफ्यूज हो सकता है इंसान। इट्स अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, राइट? तो इसको हम, जब हमें पता है इतनी इंपॉर्टेंट लाइन है, हम क्या कर लेंगे, इसको अंडरलाइन। दीज आर मोर क्लियरली विजिबल इन द नेक्स्ट स्टेज। कौन? बाइवेलेंट एंड सेनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स एंड बेसिकली टेट्राड। कहाँ है टेट्राड? ये रहा टेट्राड। ओके, नाउ देखो एक बड़ी छोटी सी बात इसने कह दी, द फर्स्ट टू स्टेजेस ऑफ प्रोफेज 1 आर रिलेटिवली शॉर्ट लिव्ड कंपेयर टू द नेक्स्ट स्टेजेस दैट इज पैकेटिन। तो पहली वाली जो स्टेजेस है वो थोड़ी शॉर्ट लिव्ड है। तो मैं पीछे जाती हूँ और मैं ये निकाल लेती हूँ और मैं इसको लिख लेती हूँ। अच्छा, प्रोफेज के अंदर ही है ना ये 5 स्टेजेस। ओहो, कहाँ लिखूँ मैं फिर? ये लिख लेती हूँ शॉर्ट लिव्ड, यहाँ लिख लेती हूँ मैं, ये शॉर्ट लिव्ड है। ये ना कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में आएगा, डायरेक्ट नहीं आएगा। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में एक लाइन आ सकती है ऐसी, ठीक है? हो कि Yes, निकल लिए? है मैम। है ओके ओके, तो द नेक्स्ट स्टेज है दैट इज पैकेटिन। चलो भाई पैचेस लगाते हैं। पैकेटिन किस लिए फेमस है? जैसे पैच लगाने के लिए, पैचेस के। टैटू लगाने के। टैटू लगाते हैं तो क्या एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होता है ना, टैटू स्किन पे छप जाता है। यस लगाया तो भी तुमने टैटू वगैरह? वो हाँ बबल गम नो के मैम। साथ आता था, अब यस नहीं आता? नो मैम अब नहीं आता? आता है। आता है ना? हाँ, हमारे टाइम में एक आता था, वो एक घाव सा बना होता था, जैसे स्टिचेस लगे हुए उस पे। तो मैं छोटी थी, मेरे भाई ने यहाँ लगा दिया था। वो ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे मुझे चोट लगी है और वो बहुत खतरनाक से स्टिचेस लगे हैं, तो वो वूंड अच्छे से दिख रहा है। तो जो भी मुझे देखते थे, मुझे दोबारा देखते थे इस बच्ची को क्या हो गया, और फिर वो मुझे देखते थे पहले हैरानी से, और उसके मुझे गुस्से से देखते थे कि मैं उनके साथ शैतानी कर रही हूँ। मुझे पता भी नहीं था कि वो क्या है, मेरे भाई ने यहाँ लगा दिया था। वो अक्सर मेरे ऐसी अजीब से टैटू लगाता था, डॉक्टर वाले ब्लीडिंग के टैटू लगाता था। ऐसे पहली बार कोई देखते उसको लगता था खून निकल रहा है मुंह से। बताओ यहाँ कौन टैटू लगाता है? मैं इतनी छोटी थी, वो यहाँ लगा देता था वो लगता था पिटते हुए चल रही हूँ मैं। ओहो, पाप, पापी भाई। चलो, तो ड्यूरिंग दिस स्टेज, कौन सी वाली स्टेज? हाँ, बड़े भाई यार दुष्ट होते हैं। सो ड्यूरिंग यस दिस मैम। स्टेज, कौन सी स्टेज? पैकेटिन। द 4 क्रोमेटेड ऑफ ईच बाइवेलेंट क्रोमोसोम। देखो ये ना वर्ड्स बड़े खतरनाक है, ठीक है? ये जो क्रोमेटिड और क्रोमोसोम में डिफरेंस में कंफ्यूज हो जाते हैं, उनकी यहाँ पे हालत खराब होगी, ध्यान से सुनना। द 4 क्रोमेटेड, मेरे को जब कंफ्यूजन होती है मैं बना के देख लेती हूँ मेरा तो यही फंडा है। ये 4 क्रोमेटिड है, ठीक है? तो लाइन कह रही है द 4 क्रोमेटिड ऑफ ईच बाइवेलेंट, ठीक है? तो ये एक बाइवेलेंट है और ये एक बाइवेलेंट है। बिकम डिस्टिंक्ट। अब ये कह रहे हैं कि ये जितने भी क्रोमेटिड है ये डिस्टिंक्ट हो जाते हैं एंड क्लियरली अपीयर एज टेट्राड। अब तुमको एक एक क्रोमेटिड बहुत अच्छे से दिखाई देगा। तो छोटी सी लाइन थी ना कि विजिबल हो जाते हैं टेट्राड पैकेटीन में, उसको इसने खोल के एक्सप्लेन किया है कि जो जितने भी क्रोमेटिड है वो बहुत ज़्यादा कंडेंस होकर बहुत अच्छे से विजिबल हो जाते हैं। इस लाइन को ध्यान से पढ़ना। इंग्लिश खतरनाक सी है इनकी, लेकिन दिल साफ है इनका, ठीक है? इसे अंडरलाइन कर लो क्योंकि ये थोड़ी खतरनाक लाइन थी। ओके, साइड में बना लिया करो। अब देखो, दिस स्टेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय द अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेंट नोड्यूल। इस स्टेज की खास बात क्या है? इसमें तुमको रिकॉम्बिनेंट नोड्यूल बनेगा। यहाँ से आएगा क्वेश्चन सीधा। रिकॉम्बिनेंट नोड्यूल तुम्हें कहाँ देखा था? बेटा वही देखा था जहाँ पे नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ने एक दूसरे के साथ टांगे फंसा ली थी, वहां पे तुम्हें नोड्यूल दिखा था ना। तो कैसे दिखा था नोड्यूल? इफ यू रिमेंबर कि ये जो स्ट्रक्चर्स थे, कहाँ गए? कि ये जो स्ट्रक्चर्स हमने बनाए थे, बात बहुत बढ़िया है, ऐसे ही लग जाएगा मुझे 1-2 साल तो बनाते बनाते। हाँ, मेरा बड़ा भाई है, वैसे तो काम का है, पर
तो ये जो क्रोमोसोम्स है इन्होंने अपनी टांगे एक दूसरे के साथ फंसा ली ना, अड़ंगी दे रहे थे एक दूसरे को। तो जब तुम माइक्रोस्कोप के अंदर देखोगे तो तुमको ये हिस्से थोड़े से मोटू मोटू से दिखाई देंगे, क्योंकि कुछ नई चीज हो रही है यार, थोड़े मोटे तो दिखेंगे। देखो मैं बड़ा कर रही हूँ पर ऐसा नहीं क्रोमोसोम बड़ा हो जाएगा साइज में, बस तुमको दिखेगा। तो ये आगे रिकॉम्बिनेंट नोड्यूल, ये भी एक नोड्यूल है, ये भी एक नोड्यूल है। तो जो नोड्यूल फॉर्मेशन तुमको दिख रही है ना रिकॉम्बिनेंट की, वो यहाँ पर दिखेगी तुमको। कौन से फेज में? पैकेटिंग। पैकिटीन में, ठीक है, पैच लगा रहे एक दूसरे के ऊपर। तो रिकॉम्बिनेंट नोड्यूल दिखेंगे। द साइट एट विच क्रॉसिंग ओवर अकर, क्वेश्चन बनेगा कौन सी साइट है जहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होगी बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम। कितने सारे वर्ड एक साथ लिखते हैं ना, तब बायो मुश्किल हो जाती है। ठीक है, देखो यस मैम। तो क्या कह रहे हैं कि ये नॉन सिस्टर है, ये भी नॉन सिस्टर है। किसके लिए? इस वाली के लिए नॉन सिस्टर है ना, येलो वाली के लिए नॉन सिस्टर। तो नॉन सिस्टर क्रोमोसोम की जो आर्म्स है, पी आर्म और क्यू आर्म, दोनों की दोनों एक दूसरे से ऐसे पास आती है। जब एक दूसरे को छूती है तो वो नोड्यूल बन गया, एक मोटा सा स्ट्रक्चर बन गया। ठीक है, जब वो एक दूसरे के पास आ गई तो उन्होंने क्या किया, अपने जेनेटिक मटेरियल को एक दूसरे के पास रखा। इसको हम कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। सो दिस प्रोसेस इज नोन एज क्रॉसिंग ओवर। सो प्रोसेस है क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर जब उन्होंने एक दूसरे को छुआ, ठीक है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड टच, तो मैं उसको कहूंगी क्रॉसिंग ओवर प्रोसेस को। ठीक है, क्रॉसिंग ओवर होने के बाद क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज। इसके बीच में बिटवीन ए नॉन सिस्टर को मैंने ए बोल दिया, इसको मैंने बी बोल दिया, तो ए और बीच के बीच में जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हो गया। अब जो नया नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है ना, क्योंकि देखो जहाँ जेनेटिक मटेरियल चेंज हुआ है वो थोड़ा अलग दिखेगा ना। कैसा दिखेगा? अगर मैं तुमको एग्जांपल बताऊँ, ये देखो ब्लू वाला आधा ब्लू है और इसने थोड़ा सा रीजन येलो वाले का रह लिया, राइट? कुछ ऐसा दिखेगा, मानते हो? यस मैम। देखो मैं एग्जाम्पल देके इतना सा बना रही हूँ, इसको ध्यान से देखना। तो ये अब नया नया सा क्रोमोसोम का बन गया ना, दूसरे वाला चल वैसे का वैसे ही है। तो ये नया सा रिकॉम्बिनेंट बन गया ना, नया सा स्ट्रक्चर बन गया, तो अब हम इसको कहेंगे रिकॉम्बिनेंट फॉर्म। तो तुमको डिफरेंस समझ आ गया रिकॉम्बिनेशन और क्रॉसिंग ओवर के बीच में? Yes, ma'am. यस मैम। Yes, तो ma'am. आर्म्स पास आएंगी, ठीक है, पास आके जब एक दूसरे को छुएगी छुएगी तो ये मोटू सा दिखेगा, मोटू सा दिखेंगे, रिकॉम्बिनेंट नोड्यूल इसको कहेंगे। ठीक है, अब इसने एक दूसरे को छू लिया है तो इसको हम कहेंगे क्रॉसिंग ओवर। फिर जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हुआ, अब जब ये दूर चली जाएंगे अब मैं कहूंगी रिकॉम्बिनेशन हो गई है, क्योंकि अब ये जो क्रोमोसोम है इसमें ये वाला हिस्सा इस क्रोमोसोम का है, बाकी का इसका अपना ही था डीएनए। ठीक है, तो इसके न्यूक्लियोटाइड इसने यहाँ पर ले लिए, तो अब रिकॉम्बिनेंट, तो जो नया क्रोमोसोम बन गया है ना, नया क्रोमेटिड का आर्म बन गया, उसको मैं रिकॉम्बिनेंट कहती हूँ। ठीक है, यस मैम। Yes, ma'am. बहुत बढ़िया। अब इस लाइन को एक बार दोबारा पढ़ते हैं, ये थी थोड़ी कठिनाइयों वाली लाइन। आइए दोबारा पढ़ते हैं, कोई बात नहीं। ड्यूरिंग दिस स्टेज 4 क्रोमेटिड्स, ये तो हो गया इधर। दिस स्टेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय द अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेंट नोड्यूल्स। रिकॉम्बिनेंट नोड्यूल्स क्या है? ये वो साइट्स हैं एट विच क्रॉसिंग ओवर अकर बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम। तो ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स है, इनके नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में क्रॉसिंग ओवर हो पा रही है। कहाँ पर? रिकॉम्बिनेंट नोड्यूल की साइट पे। यही बात उन्होंने लिखी है। अब समझ आया थोड़ा? यस Now, crossing over is the exchange of genetic material between two homologous chromosome. इस पे क्वेश्चन जैसे आएगा, ये homologous को हटा के नॉन homologous कर देंगे। तो तुम याद रख लेना, पूरे मियोसिस में तुमने यार कहाँ नॉन homologous पढ़ा है? homologous ही तो पढ़ रहे हैं, नॉन सिस्टर्स पढ़ रहे हैं हम, homologous एंड नॉन सिस्टर। तो याद रखना जब भी मटेरियल एक्सचेंज होगा homologous और नॉन सिस्टर के बीच में होगा। ठीक है, भूलना मत ये बात, राइट? यस मैम। Now, crossing over is also an enzyme mediated process. तो याद रखना crossing over is enzyme mediated, ये भी बहुत अच्छी लाइन है तो इसको भी अंडरलाइन करना पड़ेगा। enzyme mediated है process and enzyme involved, इसमें जो होता है उसका नाम क्या है इस प्रोसेस को करने के लिए? रिकॉम्बिनेशन। हाँ, तो ये जो रिकॉम्बिनेंट बना है ना, यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल हुआ है, यहाँ पर एक एंजाइम डला होगा रिकॉम्बिनेज। बहुत जरूरी एंजाइम है ये, है ना? ना देंगे अभी ये रिकॉम्बिनेज एंजाइम, रिकॉम्बिनेज, इसे अंडरलाइन कर लो बिल्कुल, क्योंकि पूरे माइटोसिस मेयोसिस में कोई एंजाइम नहीं कराया सिवाय इसके। तो ये तो मतलब स्टार हो गया एकदम, जैसे प्लांट में था ना रुबिस्को, बिन पैंदे का लोटा, क्या फुल फॉर्म थी रुबिस्को की? Ribulase bisphosphate. ऑक्सीनेज कार्बोक्सिलेज। कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। यस, तो वो ऑक्सीजनेशन करता है या कार्बोक्सिलेशन करता है? दोनों।
डिपेंड करता है कि ऑक्सीडेशन करेगा या रिडक्शन? अमाउंट पे Amount of अगर ऑक्सीजन ज्यादा है तो क्या करेगा? ऑक्सीडेशन अच्छा, तो वो जो C4 प्लांट होते थे उसमें रुबिस्को कहाँ पड़ा होता था? मैम बंडल शीट से अच्छा, बस पकड़ के इधर आ जा, लगाऊं तेरे। पीसोफिल में अच्छा, मेसोफिल में बड़ा होता था। बेटा मेसोफिल में बड़ा था तो फिर बंडल शीट का क्या काम था वहां पे? है सही बोल रही थी वो? है, दो आंसर है, एक ने बोल दिया दूसरा मैं बोल देती हूँ। है, बंडल शीट में बड़ा होता है, बचा के रखते हैं ना C4 प्लांट। फोटो रेस्पिरेशन होती है उनमें। नो मैम। नो No, ma'am. मैम यस वाला कौन था? यस वाला कौन था? है, शर्म आती है तुम्हें? अब बोल यस मैम। और कैम में होती है फोटो रेस्पिरेशन। यस मैम। मैम यस मैम फोटो रेस्पिरेशन का एक प्रॉफिट बताना। फोटो रेस्पिरेशन का एक ट्रांसपिरेशन नहीं होती है क्या? फोटो रेस्पिरेशन ट्रांसपिरेशन नहीं होती, सही बोल रही है। फोटो ऑक्सीडेशन से बचाती है वो, जो पिगमेंट पड़े होते हैं प्लांट के अंदर उसमें फोटो ब्लीचिंग से, फोटो ऑक्सीडेशन से बचाती है उनको। ये सुबह जो क्वेश्चन करने आए थे तुमको नहीं याद? तुम्हें तो कराया था, भूल गए? फिर तुम में और किसी में क्या फर्क रह गया भाई? क्या बात? लॉस ऑफ जी। एनर्जी होता है। हाँ, एनर्जी तो वेस्ट होती है उसमें, एनर्जी तो वेस्ट होती है। वो पिगमेंट्स को फोटो ऑक्सीडेशन से बचाते हैं, ये काम करते हैं वो। राइट, जब बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस हो जाती है। याद करके आइयो, फोटो रेस्पिरेशन का एक ही प्रॉफिट है। डिफिकल्ट क्वेश्चन आया अगर तो फोटो रेस्पिरेशन का प्रॉफिट पूछ लेंगे, लॉस तो सारे बायो के स्टूडेंट को पता है। राइट, चलो भाई, क्रॉसिंग ओवर लीड्स टू रिकॉम्बिनेशन। तो बेटा याद रखना, पहले क्रॉसिंग ओवर होगा, पहले ये किसी करेंगे उसके बाद जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज करेंगे ना। तो क्रॉसिंग ओवर लीड टू रिकॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल ऑफ द टू क्रोमोसोम। भाई अगर ये लाइन उल्टी आ जाए तो रिकॉम्बिनेशन लीड टू क्रॉसिंग ओवर, तो पागल मत हो जाना, याद रखना पहले क्रॉसिंग ओवर फिर रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम इज कंप्लीटेड बाय द एंड ऑफ पैकेटिन। ठीक है, तो बहुत अच्छे से इसने बता दिया कि रिकॉम्बिनेशन कंप्लीट होता है बाय द एंड ऑफ पैकेटिन, तो मिड ऑफ द पैकेटिन नहीं होता। ठीक है, लीविंग द क्रोमोसोम लिंक्ड एट द साइट ऑफ क्रॉसिंग ओवर। तो बेशक रिकॉम्बिनेशन खत्म हो गया लेकिन अभी भी ये एक दूसरे के गले लगे हुए हैं। ठीक है, अभी भी ये बिल्कुल दूर नहीं हुए हैं, क्योंकि हमने एक और टर्म अभी पढ़नी है। तो याद रखना कि क्रॉसिंग ओवर तो हो गया है। मैं क्रॉसिंग ओवर तुमको दिखा देती हूँ इससे पहले कि तुम कलेश डालना स्टार्ट करो, दिख तो रहे नहीं। रुको, ध्यान से सुनना, ये जो लाइन है ना ऊपर, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। दूसरा वाला बनाती हूँ यार, इससे पहले और को कोई मैसेज करेगा मैं आपने बनाया नहीं। ये देख, यहाँ पे येलो लगा दिया मैंने, खुश रहो। यहाँ पे ब्लू बना दिया। ठीक है, क्रॉसिंग ओवर हो गया है लेकिन अभी भी ये टिप पे अटैच है। तो जब ये टिप पे अटैच है बाय द एंड ऑफ पैकेटिन, अगला स्ट्रक्चर है डिप्लोटिन। तो डिप्लोटिन में तुम्हें कैसा स्ट्रक्चर दिखेगा माइक्रोस्कोप के अंदर? जैसा आपने बनाया है बहुत तेज है तू। भोली सी आवाज की बहुत शातिर लड़की है ये। एग शेप स्ट्रक्चर दिखेगा, क्या नाम है इसका? क्रिस्मेटा काइस्मेटा, सिस्मेटा, ज्यादा पढ़ ली केमिस्ट्री। काइस्मेटा दिखेगा। कौन सी स्टेज है ये? डिप्लोटीन। तो याद रखना, पैकेटीन में तुम्हारे साथ क्या हुआ है, तुम्हारे साथ रिकॉम्बिनेशन बता देता है वो कि हो गया है। ठीक है, लीविंग द क्रोमोसोम लिंक्ड एट द साइट ऑफ क्रॉसिंग ओवर। तो क्रोमोसोम कुछ ऐसे छोड़ दिए जाते हैं पैकेटीन के एंड में, तो ये पैकेटीन के एंड में तुमको दिखेगा। ठीक है, पैकेटीन के एंड में ऐसे दिखेगा, उसके बाद नेक्स्ट स्टेज स्टार्ट हो जाती है, तो उसको डिप्लोटिन कहते हैं। द बिगिनिंग ऑफ डिप्लोटिन इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द डिसोल्यूशन ऑफ द सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। तो बीच का सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स हट गया। देखो, अगर मैं इसको और अच्छे से बनाऊं तो मैं ये बता देती हूँ, देखो इसको हटाती हूँ, जरा ध्यान से देखना तुम 2 मिनट के लिए। वो जो लाइन लिखी है ना रेड वाली अंडरलाइन, उसके लिए बना रही हूँ ये। देखो बीच में सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स दिख रहा है। Yes, ma'am. यस मैम ठीक है, और ये एक दूसरे के ऐसे साइड में अटैच भी है। तो ये है पैकेटीन का एंड। पैकेटीन के एंड में तुम्हें कुछ ऐसा दिखाई देगा, इतना क्लियर? तो ये पैकेटीन के एंड में बना लो। यही लाइन इसने यहाँ लिखी है और ये मैंने पिक्चर में बना दी। ठीक है,
लीविंग द क्रोमोसोम लिंक्ड एट द साइट ऑफ क्रॉसिंग ओवर, अभी भी वो एक दूसरे से लिंक्ड है एट द एंड ऑफ पैकेटिन, लेकिन रिकॉम्बिनेशन हो चुका है। क्लियर? एंड ऑफ पैकेटिन, क्योंकि यस मैम। कंफ्यूजिंग है ये, ठीक है? तो एंड ऑफ पैकेटिन ऊपर लिख सकते हो, साइड में लिख लो, मेरे को जब भी कोई डिफिकल्ट लगता है मैं उसके साइड में लिख लेती हूँ कि एंड ऑफ पैकेटिन में मुझे पता है कि रिकॉम्बिनेशन डन, और क्रोमोसोम कैसा दिखेगा वो मैंने यहाँ बना दिया, स्टिल अटैच। ओके, अब आते हैं हम डिप्लोटीन में। तो डिप्लोटीन में क्या हुआ कि ये जो बीच में सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स है ना बेटा, ये हटने लग गया। तो सबसे पहले सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स हटा, ये पहली चीज होगी डिप्लोटीन के अंदर। का है ये रहा, रिजोल्यूशन ऑफ द सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, पहला काम। उसके बाद and the tendency of the recombined homologous chromosome of the bivalent to separate from each other except the site of crossing over। अब पूरा हर तरफ से एक दूसरे से दूर हो गया है, सिर्फ अभी भी उसी साइड पे अटैच है। लेकिन सो दीज एक्स शेप स्ट्रक्चर्स, इनको हम कहते हैं काइस्मेटा, ये आपको दिखाई देंगे। सिर्फ यहाँ पर क्रोमोसोम अभी भी अटैच है, बाकी सारी जगह से क्रोमोसोम एक दूसरे से दूर जा चुके हैं। क्योंकि मैंने कहा था ना, इस पिक्चर में तुम्हें क्रोमोसोम ऐसे अटैच दिख रहा है, पर एक्चुअल में ऐसे अटैच है, ठीक है? तो जब सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स था, ये उंगली ज्यादा अच्छी बनती है पर बन नहीं रही मुझसे, चलो। जब सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स था तो ये ऐसे लगे हुए थे गले, लेकिन अब क्या हुआ, जब सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स चला गया तो देखो ऐसे है, दूर हो गए, बस जहां जहां पे इनके बीच में क्रॉसिंग ओवर है ना, वहां वहां से अटैच है, ठीक है? तो ये स्टेज है, तो ये जो पॉइंट है ये एक्स की तरह तुमको दिखेगा क्रोमोसोम के अंदर, जिसे काइस्मेटा कहते हैं, ठीक है? क्लियर? यस मैम, फिर से बताओ। कभी कभार मुझे लगता है मेरे मजे लेने के लिए कहती है। नो ये मैम। ये दो क्रोमोसोम है, ये एक दूसरे के साथ ऐसे दिखाया ना मैंने अटैच, ऐसे जुड़े हुए, लेकिन एक्चुअल में ये ऐसे जुड़े होते हैं। इनके बीच में सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स से पूरा जोड़ रखा है। तो वो कह रहे हैं डिप्लोटीन में सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स खुल गया, तो ये एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। सिर्फ जहां पर इनके बीच में क्रॉसिंग ओवर हुई है ना, उस पॉइंट से ये अटैच है, बाकी सारा ये दूर जा चुके हैं। तो जहां पर ये अटैच है उस पॉइंट को हम कहते हैं काइस्मेटा, बाकी सारा ये दूर हो गया, ठीक है? यस मैम। यस मैम। अब इसमें एक बहुत प्यारी सी लाइन है जो तुम्हें ह्यूमन फिजियोलॉजी की तरफ लेके जाती है और मुझसे एक दो सवाल पूछने को मजबूर करती है कि दैट इन oocyte मतलब फीमेल एग की बात कर रहे हैं, ठीक है? महिला का अंडा ऑफ सम वर्टिब्रेट सारे नहीं, सब मुर्गियों में मत चले जाना। द डाइप्लोटीन कैन लास्ट फॉर मंथ्स और ईयर। डिप्लोटीन स्टेज में सेल अरेस्टेड रहता है। कहाँ पर होता है ये अंडा कहाँ पड़ा होता है भैया? कुछ तो बता दो। ओवरी। ओवरी के अंदर होता है? नाम बता दो उस एग की स्टेज का नाम बता दो जहाँ पे ये डिप्लोटीन स्टेज में अरेस्टेड फॉर्म में मिलेगा। प्राइमरी oocyte। Oocyte. कौन सी स्टेज? Primary. प्राइमरी। हाँ चलो पढ़ के आए हैं। Now the final stage of meiotic prophase 1 अभी तो प्रोफेस ही चल रहा है। Prophase 1 is dikinesis. This is marked by terminalization of chiasmata. Chiasmata अब बिल्कुल ही एक दूसरे से दूर होता चला जा रहा है, लेकिन अभी भी बिल्कुल डिटैच नहीं हुआ है, एक पॉइंट पे अटैच है। तो मैं सुंदर गलती कर रही हूँ। ये यार भाई ऐसे अटैच है, ठीक है? अभी तक तो थोड़ा पास थे, जब पाई हुई थी, अब धीरे धीरे दूर हो गए, लेकिन अभी भी ऐसे अटैच है। इसको हम कहते हैं, इस पोजीशन को हम कहते हैं, ये दोनों रिकॉम्बिनेंट थे, ऐसे अटैच है। इसको हम कहते हैं टर्मिनलाइजेशन ऑफ काइस्मेटा। जो काइस्मेटा बना था वो बिल्कुल टर्मिनल पोजीशन पे है, लेकिन अभी भी अटैच जा नहीं रहा, दूर जाएगा, लेकिन जाएगा। ड्यूरिंग दिस फेज, ये बात समझ आ गई ना, टर्मिनलाइजेशन। तो ये लाइन कहाँ पढ़ी है तुमने? डाइकाइनेसिस में। इस पे क्वेश्चन बनता है, अंडरलाइन कर लेना। अब देखो, Yes, ड्यूरिंग ma'am. दिस फेज द क्रोमोसोम्स आर फुल्ली कंडेंस, बहुत बढ़िया से कंडेंस हो गए, एंड द मियोटिक स्पिंडल इज असेंबल्ड टू प्रिपेयर द होमोलोगस क्रोमोसोम फ्रॉम सेपरेशन। तो मियोटिक स्पिंडल भी निकलने लग गए हैं, एस्ट्रल फॉर्मेशन होने लगी, क्योंकि है तो प्रोफेज। तो सेंट्रियोल ऑपोजिट पोल पे चले गए, एस्ट्रल ने जब फटना स्टार्ट कर दिया, स्पिंडल फाइबर फैलाने स्टार्ट कर दिया चारों डायरेक्शन में, ठीक है? क्योंकि अगर मैं सेंट्रियोल हूँ ना, तो मैं सामने से सेल को देखती हूँ तो हमें लगता है सेंट्रियोल एक तरफ से स्पिंडल फाइबर बनाता है, पर एक्चुअली अगर मैं सेंट्रियोल हूँ तो मैं चारों तरफ से स्पिंडल फाइबर बना रही हूँ सेल में। सेल इज 3D ना, 3 डायमेंशन में होगा ना, तो चारों तरफ स्पिंडल फाइबर बना रही हूँ मैं, ठीक है? नाउ बाय द एंड ऑफ डाइकाइनेसिस the nucleolus disappear, nuclear envelope also breaks down, dikinesis represent transition to the metaphase.
ठीक है। तो देखो जो प्रोफेज में एक्चुअल में होता था वो सारा प्रे सब डाइकाइनेसिस के अंदर खत्म हो चुका होगा। याद रखना कि सेंट्रल ऑपोजिट पोल पे पहुंच चुकी है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो चुकी है, न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो चुका है, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह डिसअपियर हो चुके हैं। समझ आ गई बात? बस Yes, एक ma'am. चीज का Yes, फर्क है ma'am. कि डाइकाइनेसिस के अंदर टर्मिनलाइजेशन ऑफ काइस्मेटा दिखेगी। अब क्रोमोसोम एक दूसरे से अलग हो जाएंगे बाय द एंड। ठीक है, चले अब मेटाफेज में। Yes, Yes, ma'am. ma'am. मेटाफेज में वैसे क्या होता है, माइटोसिस के मेटाफेज में क्या होता है? मेटाफेजिक प्लेट बनती है मैम। तो होता क्या है उसमें, मतलब क्या चीजें बनती है, कैसे बनती है, ये बताना। कांग्रेशन होती है। भाई तू क्यों मेरे यार लड़के हिंट में क्यों बताते, पूरा क्यों नहीं बता सकता? किसकी कांग्रेशन? Chromosome. 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 तो क्रोमोसोम क्या करते हैं? मैम स्पिंडल फाइबर काइनेटोकोर से अटैच मैम होकर खींचकर मेटाफेजिक प्लेट पर ले आते हैं। शाबाशी बोली ने, जो खींच के बात बोली ना, ये मुझे फील हुई। ये बालों से पकड़े क्रोमोसोम में आते, कहाँ घूम रहा है बदतमीज, बीच में आ। है ना? Yes, ma'am. स्पिंडल फाइबर बालों से पकड़े क्रोमोसोम को सेंटर में ले आते हैं। लेकिन इस बार थोड़ा सा झोल है। जो क्रोमोसोम है वो नॉर्मल क्रोमोसोम नहीं है। वो कैसे क्रोमोसोम्स है? Recombinant. Recombinant. रिकॉम्बिनेंट है। और वो एक क्रोमोसोम को पकड़ के नहीं लाते, वो होमोलोगस क्रोमोसोम को आमने सामने रख देते हैं। देख रहे हो? कहते हैं आओ एक दूसरे का सामना करें। तो ये रिकॉम्बिनेंट होमोलोगस पेयर को आमने सामने रखते हैं। पहले तो तुम सिर्फ एक क्रोमोसोम को लेकर आते थे ना, लेकिन अभी होमोलोगस पेयर को आमने सामने लेकर आते हैं। ये बात समझ आई? तो यहाँ पे दो बना देने हैं। Yes, ma'am. ठीक है। माइटोसिस में देख क्या हुआ था, ऐसे लाते थे तुम क्रोमोसोम साथ में, तुम एक क्रोमोसोम को ले आते थे ना, ये रखा मैंने क्रोमोसोम नंबर 1। लेकिन मियोसिस में क्या होता है, होमोलोगस पेयर को सामने लाते हो, तो ये दोनों होमोलोगस पेयर को सामने लेके आ गए तुम। ठीक है। मतलब इसमें एक टीचर दो बच्चों को खींच के ला रहा है। एक्चुअली एक टीचर एक ही बच्चे को खींच के ला रहा है। ये देख, सेंट्रियोल तो एक ही है ना, तो ये Yes, ma'am. सेंट्रियोल ने यहाँ पर माइक्रोट्यूब्यूल से अटैच किया, नीचे वाले से अटैच नहीं कर रहा, उससे दूसरा टीचर अटैच करता है। ये देख, ओके। बस एक Yes, बच्चे के साथ, एक बहन के साथ दूसरी बहन साथ में ही आ रही है। पहले क्या हो रहा था, जब मैं मेटाफेज बना रही थी तो मैं ऐसे बनाती थी, ये सेंट्रोमेयर था। तो जब स्पिंडल फाइबर लगता था, कैसे लगता था, ऊपर की तरफ से भी लगता था एक सिस्टर क्रोमेटिड के पास, और नीचे की तरफ से भी लगता था। फिर इन बहनों को अलग करते थे, है ना। लेकिन Yes, ma'am. मियोसिस के केस में क्या होता है कि एक ही बहन के काइनेटोकोर के पास ये लग जाता है स्पिंडल फाइबर, दूसरी सिस्टर उसके साथ ही अटैच रहती है। तो ये बहनों को अलग नहीं करते, ये होमोलोगस क्रोमोसोम को अलग करते हैं। तो माइटोसिस के अंदर क्या करते हैं, सेपरेट सिस्टर क्रोमेटिड। उसमें तो ये करते थे। लेकिन मियोसिस 1 के अंदर, ठीक है, 2 में नहीं, 1 के अंदर वो क्या करते हैं, सेपरेट होमोलोगस क्रोमोसोम। राइट? Yes, ma'am. तो ये चीज ध्यान रखना, क्योंकि यही चीज समझने वाली है, और तो कुछ है भी नहीं। आगे तो तुमको ऐसे ही आता है। ये बात समझ आई? Yes, ma'am. बहुत बढ़िया। समझ गए तो बहुत अच्छा है, नहीं समझे तो मुझे बताएं, हाथ खड़ा करें, हम पूछते हैं तुमसे, बताते हैं दोबारा से। तो देखो, द बाइवेलेंट क्रोमोसोम्स अलाइन ऑन द इक्वेटोरियल प्लेट। बाइवेलेंट का मतलब यही है, दोनों है, दोनों क्रोमोसोम्स है यहाँ पर। ठीक है। द माइक्रोट्यूब्यूल्स फ्रॉम द ऑपोजिट पोल्स ऑफ द स्पिंडल, तो स्पिंडल के जो माइक्रोट्यूब्यूल्स है ऑपोजिट पोल से अटैच टू द काइनेटोकोर ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस क्रोमोसोम के ऊपर स्पिंडल फाइबर अटैच हो रहे हैं, जिनको वो माइक्रोट्यूब्यूल कह रहे हैं, क्योंकि माइक्रोट्यूब्यूल 14 से ही स्पिंडल फाइबर बने होते हैं। राइट? ये Yes, है ma'am. तुम्हारा माइटोसिस, सॉरी मेटाफेज 1। तो ये है मेटाफेज प्लेट। अब ये प्लेट थोड़ी मोटी हो गई है। चलो नेक्स्ट पेज पे चलूं। Yo-yo, ma'am. Yes, ठीक ma'am. है। कुछ बच्चे हिम्मत हारे होंगे, तुम रखना अभी, एक बार सुन लो। अब आओ एनाफेज पे। तो एनाफेज पे क्या होगा, ध्यान से देखना, होमोलोगस क्रोमोसोम को सेपरेट करेंगे। ठीक है। तो ये वाला क्रोमोसोम देखो, क्रोमोसोम नंबर 1 मैं ऐसे लिख देती हूँ, 1A 1B 2A 2B। तो 1A 1B से सेपरेट होगा, 2A 2B से सेपरेट होगा। यही बात यहाँ लिखी है, द होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट। ठीक है, सिस्टर क्रोमेटिड नहीं, होमोलोगस क्रोमोसोम। तुम्हें अगर ये समझ आ गया तो बात खत्म है ये प्रोसेस। वाइल सिस्टर क्रोमेटिड रिमेन एसोसिएटेड एट द सेंट्रोमियर।
बस एनाफेज में से एक दो क्वेश्चन निकलते हैं नीट के 4 नंबर के। क्लियर? यस मैम। क्लियर? सबको क्लियर? ये वाली बात सबको क्लियर है या नहीं? यस मैम। Yes, ma'am. Yes, बताओ ma'am. तो मैं आगे जाऊं। ओके, बैठे तो हैं 3-4 बच्चे। चलो, टीलोफेज 1 ना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब टीलोफेज 1 किसका ऑपोजिट होता है? प्रोफेज। प्रोफेज। बस प्रोफेज का ना रिकॉम्बिनेशन वगैरह को ऑपोजिट मत कर देना, वो नहीं हो सकता। उसको छोड़ के टीलोफेज 1 में बाकी सब होगा। तो क्या क्या रीअपियर हो जाएगा? Nuclear न्यूक्लियर envelope. मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस। Mitochondria, nucleus. माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म पहले भी था भैया। क्लोरोप्लास्ट। Golgi apparatus. क्लोरोप्लास्ट। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड ma'am. न्यूक्लियोलस रीअपियर। साइटोकाइनेसिस फॉलो दिस एंड दिस इज कॉल्ड साइटोकाइनेसिस इसको फॉलो करते हैं, इसके बाद साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा एंड दिस इज कॉल्ड अ डायड ऑफ सेल्स। डायड ऑफ सेल्स बन जाता है, भी 10.3 में और देखेंगे। ठीक है? सो although in many cases the chromosome do undergo some dispersion, they do not reach the extremely extended state of interphase nucleus. ठीक है? द स्टेज ये कह रही है कि क्रोमोसोम वैसे तो जर्नली इस टाइम पे कंप्लीटली डिस्पर्स हो जाते हैं, तुम पहचान नहीं पाते हो, लेकिन अभी सेल को पता है ना कि अब मियोसिस 2 करनी है, तो क्रोमोसोम कंप्लीटली डीकंडेंस नहीं होते, वो अभी भी थोड़े थोड़े से कंडेंस फॉर्म में रहते हैं। यही बात इन्होंने कॉम्प्लिकेटेड इंग्लिश में लिखी है, समझ आई ये बात? तो कंप्लीटली क्रोमोसोम धागों की तरह नहीं दिखेंगे, थोड़े थोड़े अभी भी वो कंडेंस होंगे, क्योंकि उनको दोबारा से और कंडेंस होकर मियोसिस 2 भी करनी है। ठीक है? ये वाला लाइन अंडरलाइन कर लेना। Now the stage between the two meiotic division is called interkinesis. इस पे क्वेश्चन बन सकता है। दो मियोसिस 1 एंड मियोसिस बीच के बीच में एक स्टेज आती है जिसको हम बुलाते हैं इंटरकाइनेसिस। इंटरकाइनेसिस क्या है, इसमें क्या होता है, ये पूछा जा सकता है। इंटरकाइनेसिस में सब कुछ होता है सिवाय डीएनए रेप्लिकेशन के और हिस्टोन डुप्लीकेशन के, एंड इट इज जनरली शॉर्ट लिव, छोटी जिंदगी है इसकी, बहुत ही छोटी। देर इज नो रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, कोई डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होती, पर एस फेज होता है, तो ये मिसकंसेप्शन है कि एस फेज नहीं है, एस फेज है, बस डीएनए रेप्लिकेशन नहीं है। इंटरकाइनेसिस इज फॉलोड बाय प्रोफेज 2, जो कि मच सिंपलर है एज कंपेयर टू प्रोफेज 1। चलूं आगे? यस मैम। यस मैम। प्रोफेज 1 देखो क्रोमोसोम, देखो ये वाला इससे ऐसे अटैच है, ये कैसे पेन लूज कर लिया मैं, ये वाला पूरा इससे अटैच है, ये पेन भी नहीं दिख रहा, हे भगवान, ये एक दूसरे के साथ कैसे अटैच है। अब आया मेटाफेज 1, मेटाफेज 1 में दिख रहा है ये सिस्टर क्रोमेटिड एक दूसरे के ऑपोजिट खड़े हैं, और ये ए की तरफ स्पिंडल फाइबर अटैच है। फिर टीलोफेज 1 में इसको तुमने खींच लिया, टीलोफेज 1 में स्पिंडल फाइबर की तरफ किसका मुंह होगा, सेंट्रोमियर का होगा या फिर आर्म्स का होगा? सेंट्रोमियर। हाँ, अब देखो टीलोफेज 1 के बाद तुम्हें दिख रहा है 2 सेल बन गए और दोनों सेल के पास होमोलोगस क्रोमोसोम का पूरा पेयर है ना? यस मैम। लेकिन अपने को क्या बनाने, गैमेट बनाने। अब देखो नंबर ऑफ क्रोमोसोम तो डिक्रीज हो जाएंगे ना इसके अंदर ओवरऑल, पहले ज्यादा थे लेकिन अब कम हो गए, तो यहाँ पे n नंबर ऑफ क्रोमोसोम तो हो गए, लेकिन अब हमें क्या करना है, एक एक सिस्टर क्रोमेटिड भेजना है, दोनों क्रोमोसोम नहीं भेजने, एक भेजना है हमें। ठीक है? तो अब इसको सेपरेट करेंगे, तो जैसे मियोसिस करी थी, क्योंकि मियोसिस भी यहीं से स्टार्ट करी, तब जरा मियोसिस खोल के देखो एक बार, मियोसिस का पिक्चर खोलना, उसमें भी ऐसे तो क्रोमोसोम होते हैं। अब बस इसके सिस्टर क्रोमेटिड अलग करने हैं, सेम मियोसिस की तरह तुम्हें, माइटोसिस की तरह तुम्हें मियोसिस 2 में करना है। तो एक बार माइटोसिस खोलना, अगर यहाँ पिक्चर है तो मैं दिखा देती हूँ, विच इज डिफिकल्ट टू फाइंड। ये देखो माइटोसिस, ये सही तो है क्रोमोसोम, ये देखो यहाँ पर बहनें अलग हो जाएंगी, सेम प्रोसेस हो रहा है यहाँ पर, देखना यस मैम। अलग होने की पिक्चर ही नहीं डाली है, बताओ। ये देखो बहनें अलग हो गई, सेम तुमको मियोसिस 2 में करना है, तो इसलिए मियोसिस 2 कंपैरेटिवली इजी होती है। मियोसिस 1 है जो थोड़ी काफ़ी सारी टर्मिनोलॉजी इसकी है, तो मियोसिस 1 को बार बार पढ़ लेना। देखो मियोसिस 2, इसमें सबसे पहला प्रोफेज 2, प्रोफेज में क्या होगा, क्या होता है प्रोफेज में? डिसअपियर होने लग जाता। क्या? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और माइटोकॉन्ड्रिया। न्यूक्लियर एनवेलप अलग अलग चीजें हैं? और नो कुछ है? मैम। माइटोकॉन्ड्रिया और ऑर्डर में कराए थे Endoplasmic reticulum. गोल्जी, हाँ, क्योंकि एनसीईआरटी ने मेंशन किया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी, न्यूक्लियर एनवेलप एंड न्यूक्लियोल, ऐसे 4 वर्ड याद रख लियो, बाकी तू सारे भूल जा। और खबरदार एक ही को 2-3 वर्ड्स में बोला तो फिर कहेगी 4 तो ओके कंप्लीट हो मैम। गए हैं 4 कंप्लीट हो गए लेकिन कुछ मिसिंग है।
Meiosis 2 is initiated immediately after cytokinesis. Cytokinesis फटाफट हो जाती है, interkinase छोटा सा होता है बीच में. Usually before the chromosome have fully elongated. In contrast to meiosis 1, meiosis 2 resemble a normal mitosis. Normal mitosis की तरह है. The nuclear membrane disappear, but the endoprophase 2 chromosome again become compact. Chromosome बढ़िया से compact हो गए. Metaphase में क्या होगा? बीच में आ जाएंगे. At this stage, the chromosome align at the equator and the microtubule from opposite pole. Microtubule basically वो spindle fiber ही कह रहे हैं. जिसको confusion है वो लिख लेना spindle fiber. Spindle fiber बने microtubule से होते हैं ना, तो कभी कभार वो microtubule word ले लेते हैं, लेकिन घबराना नहीं है, ठीक है? Attached to the kinetochore, kinetochore पे attach हो गया of sister chromatids. देखो पहले वो हो रहे थे homologous chromosome पे attach, अब वो हो रहे sister chromatid पे attach. ध्यान से देखना metaphase. The microtubules, ये वाली लाइन देखो ध्यान से. The microtubules from the opposite pole of the spindle fiber attached to the kinetochore of homologous chromosome. Homologous chromosome के kinetochore पे लग रहे हैं, लेकिन अब वो किसके कहाँ पर लग रहे हैं? अब वो sister chromatids के kinetochore पे लग रहे हैं. ये बात क्लियर है? मैम Yes, ma'am. Yes, ma'am. न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर एनवेलप अलग अलग होते हैं कि सेम ही होते हैं? ये जो न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन है ना, यस इनर मैम. एंड आउटर मैम, तो ये न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन है, इसे न्यूक्लियर एनवेलप भी कहते हैं. और न्यूक्लियोलस वो रीजन होता है न्यूक्लियस के अंदर जो डार्कली स्टेन दिखता है हमें, मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता, और इस रीजन के अंदर क्या बनता है? राइबोसोम्स. Ribosomes. साइटोराइबोसोम सिंथेसिस. ठीक है, ठीक है देवी. तो मैम मैंने तो न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर एनवेलप बोला था. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर एनवेलप दोनों वर्ड बोले थे तूने. तीनों बोल दिए होंगे. चक्कर टाइम खराब करती है हमारा है. तो देखो यहाँ पर एक ही क्रोमोसोम के ऊपर स्पिंडल फाइबर दोनों तरफ से लग गया. बस इसी चीज का ध्यान रखना, बाकी तुमसे हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है. पीछे कुछ और हो रहा था, राइट? नाउ एनाफेज 2 वो पीछे की, अब वही बाल पकड़े खींच लो दूसरी ऑपोजिट पोल पे. इट बिगिंस विद द साइमल्टेनियस स्प्लिटिंग. याद रखना साइमल्टेनियस वर्ड इंपॉर्टेंट था. साइमल्टेनियस स्प्लिटिंग ऑफ द सेंट्रोमियर ऑफ ईच क्रोमोसोम which was holding the sister chromatid together. तो sister chromatid को जोड़ के रखा था सेंट्रोमियर को, उसको फाड़ देते हैं और ऑपोजिट पोल्स की तरफ जाते हैं, ठीक है? allowing them to move towards the opposite pole of the cell by the shortening of microtubule attached to kinetochore. अब ये देखो बड़ी शातिर तरीके से इन्होंने एक बात कही है जो मैंने अभी तक बताई नहीं थी, मुझे पता नहीं था एनसीईआरटी में लिखा है कि शॉर्टनिंग ऑफ द माइक्रोट्यूब्यूल अटैच टू काइनेटोकोर. एक्चुअली क्या होता है ना, जब मैंने बोला था ना बाल पकड़ के खींचते हैं, तो क्या होता है कि तुम्हें म्यूजिक की आवाज आ रही है? No, ma'am. इनको समझ नहीं आता, इनको पड़ोसियों को पता कैसे चलता है मेरी क्लास चल रही है? उसी टाइम गाने चलाते हैं, वो पंजाबी गाने चलाते हैं, मन कर नाचने का. ये देखो माइक्रोट्यूब्यूल आए और क्रोमोसोम के ऊपर लगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुनना. अरे ये रिकॉम्बिनेंट वाले क्रोमोसोम है, तो बाबलो बना लेना. अब ये पीछे कैसे खींचते हैं? अरे यार मेरे को बात बताओ, अगर ये पीछे खींचेगा तो ये इकट्ठा मट्ठा नहीं हो जाएगा? एक रस्सी है, मैंने फेंकी, तुम्हारी गर्दन उससे पकड़ी, अब जब मैं रस्सी खींचूंगी तो मेरे पास एक्स्ट्रा रस्सी इकट्ठी हो जाएगी ना यहाँ पे, जब तुम मेरी तरफ आ रहे होंगे, ऐसा होगा? Yes, ma'am. यस मैम. लेकिन सेल के पास इतनी जगह नहीं होती इकट्ठा वट्ठा करने की. तो पता है क्या होता है कि ये जो स्पिंडल फाइबर होते हैं ना, इनकी शॉर्टनिंग होने लग जाती है, शॉर्ट होने लग जाते हैं. एक्चुअल में तो इसके माइक्रोट्यूब्यूल्स की जो यूनिट होती है ना, वो धीरे धीरे टूटने लग जाती है. तो यहाँ से ये धीरे धीरे शॉर्ट होने लग जाएंगे. देखो पता नहीं कैसे दिखेगा, इससे 3D नहीं दिखेगा. ऐसे ये धीरे धीरे शॉर्ट होंगे, तो धीरे धीरे शॉर्ट होंगे ना, तो क्रोमोसोम इसके साथ खिसकता चला जाएगा. अब ये यहाँ आ गया, फिर धीरे धीरे और शॉर्ट होता चला जाएगा, थोड़े थोड़े माइक्रोट्यूब्यूल की यूनिट हटती चली जाएगी. ये थोड़ा सा और इसके साथ पीछे पीछे आ जाएगा. तो शॉर्टनिंग होने लग जाती है माइक्रोट्यूब्यूल इसकी, सॉरी स्पिंडल फाइबर की, जिसकी वजह से क्रोमोसोम ऑपोजिट पोल्स की तरफ खिंच जाते हैं, ठीक है? तो सेंट्रियोल के पास या स्पिंडल फाइबर, सेंट्रियोल मतलब सेंट्रियोल अगर मैं हूँ तो मेरे पास ऐसी कोई ताकत नहीं कि मैं तुमको खींच पाऊँ. मैं धीरे धीरे पीछे से रस्सी काटने लग रही हूँ, तो तुम ऑटोमेटिकली मेरे पास आते चले जा रहे हो. समझ आई? Yes. तो Yes, शॉर्टनिंग ma'am. स्पिंडल फाइबर की वजह से वो ऑपोजिट पोल की तरफ मूव करते हैं. डिफिकल्ट क्वेश्चन आया तो इस लाइन से बनता है, इसे अंडरलाइन कर लो. मुझे पता नहीं था एनसीईआरटी ये वाली बात बताती है, मुझे लगा बच्चों को भले खेलने लगते हैं. तो लिख लो, move towards opposite pole of the cell by shortening of microtubule attached to kinetochore. चलो बहुत बढ़िया भैया, चलिए आगे चले. ओके, यस मैम. telophase, meiosis ends with telophase 2. सो meiosis पूरी की पूरी meiosis एंड हो गई है. याद रखना meiosis 2 पार्ट से बनी है. स्टेप है ये,
मियोसिस की 1 एंड 2, ठीक है। तो ये एंड हो जाती है बाय टेलोफेज 2, और टेलोफेज 2 में कैरियोकाइनेसिस एंड होगी, साइटोकाइनेसिस होना है, ठीक है। इन विच द टू ग्रुप ऑफ क्रोमोसोम वंस अगेन get closed by the nuclear envelope, cytokinesis following result in the formation of tetrad of cells, 4 सेल बन जाएंगे, 4 haploid dotted cells at the end में तुम्हें मिल जाएंगे। समझ आई? यस Yes, ma'am. ऐसा लग रहा है मेरे कान में वूफर बज रहा है इसका। ये मैम अब ठीक नहीं सुनाई दे मुझे रहे हैं गाने। ऐसा लग रहा है मेरे कान में वूफर बज रहा है। मैम, मुझे लग रहा था पहले आपके साइड से सॉन्ग की आवाज आ रही है, पर वो तो मेरे पड़ोसियों के घर से आ रही है। मैम मेरे भी। अरे सब अच्छा लो रही है यार, मैं हम कह भी नहीं सकते। ओहो, चलो अभी सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस कर लेते हैं, फिर तुम चले जाओ। कौन सा गाना चल रहा है? धोखे वाला गाना चल रहा है, पंजाबी। पंजाबी चल रही है। हाँ, कह रहा है चंगी नहीं गिरती तू मेरे नाल। ओहो, क्या क्या याद आ गया? रुको, खाने तो मुझे हंसी आ रही है अब। मुझे तो ये सोच के हंसी आ रही है कि इनकी तो नई नई शादी हुई है, तो ये गाने किसके लिए लगा रहा है पागल। लगता है बीवी से लड़ाई हुई। देखो सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस। मियोसिस इज द नहीं मैम मेरे meiosis is the mechanism by which conservation of specific chromosome number of each species is achieved across generation in sexually reproducing organism। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, मियोसिस का यूज अच्छे से लिख लेना। पहली ये कह रहा है मियोसिस की वजह से ही हम अपना क्रोमोसोम नंबर मेंटेन कर पा रहे हैं। मान लो फादर एंड मदर ने अगर सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम थे, मोनो इनके सेल 2n है, ठीक है, 2n ही एग के पास होता फीमेल के, और 2n ही फादर के स्पर्म के पास होता। करवा दो जरा फ्यूजन, बच्चा बन गया 4n का, है ना, ये बन गया हमारा चाइल्ड। तो ये तो क्रोमोसोम नंबर ही चेंज हो गया। ह्यूमन में मेल और फीमेल का 2n होना था, लेकिन अब जो भी चाइल्ड है चाहे मेल है फीमेल है वो 4n हो गया। अब 4n वाला आगे ऐसे रिप्रोडक्शन करेगा तो 6n, मतलब कितने कितने सारे क्रोमोसोम के नंबर वेरी करते जाएंगे। तो कंजर्वेशन ऑफ ए स्पेसिफिक क्रोमोसोम नंबर, कंजर्वेशन मतलब बचाना, स्पेसिफिक क्रोमोसोम नंबर होता है, हर स्पीशी का एक क्रोमोसोम नंबर है, ठीक है, उसको बचाने का काम एक्चुअली मियोसिस कर रहा है। अगर मियोसिस ना होता तो ये सिस्टम ही बिगड़ जाता, तो मतलब आने वाली जनरेशन में ऐसे होती कुछ टेढ़ी सी होती शायद, पता नहीं क्या होती, है ना। तो मियोसिस ने बचाया। मियोसिस ने कहा कि रुको हम तुम्हें बताते हैं, 2n है, में काम करो, तुम अंडे बनाओ n वाले, भैया तुम स्पर्म बनाओ n वाला, इनको कराओ फ्यूज, अब बनाओ बच्चा 2n। तो देखो बच्चे के पास भी 2n, माता पिता के पास भी 2n, तो भाई तुम्हारी स्पीशी बची। तो ये पॉसिबल हुआ सिर्फ मियोसिस की वजह से। तो मियोसिस इज कंजर्वेशन ऑफ स्पेसिफिक क्रोमोसोम नंबर ऑफ ईच स्पीशीज अचीव्ड जनरेशन से जनरेशन इन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। वो असेक्सुअली में कुछ नहीं कर रहा मियोसिस, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग में ही तुमको मियोसिस दिखता है। तो पहला तो इसका यूज हुआ ये, वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड, इवन दो द प्रोसेस per se paradoxically results in reduction of chromosome number by half, it also increases the genetic। वो कह रहा है पैराडॉक्सिकली, मतलब बेशक एक पॉइंट आता है, दिखता है कि एग में नंबर ऑफ क्रोमोसोम डिक्रीज होगा, पर अल्टीमेटली जो बच्चा है बना है उसमें क्रोमोसोम नंबर दोबारा से आ जाता है। तो ये पैराडॉक्स है, देखने में कुछ लगता होता कुछ है। इसके डिटेल में मत जानने की जरूरत है, पर समझ जाना जो मैंने तुम्हें बोला कि कंजर्वेशन में मदद करता है, राइट। सेकेंड, इट ऑल्सो इंक्रीजेस, ये सेकेंड इसका प्रॉफिट है, तो यहाँ पे लिख लेना सेकेंड प्रॉफिट, और ये लिख लो कॉपी में तो बेटर है। इट इंक्रीजेज द जेनेटिक वेरिएबिलिटी, वेरिएबिलिटी मतलब वैरायटी, चेंज, है ना, वैरायटी। मेरे यहाँ बहुत तरीके की गचके हैं इस टाइम मेरे डब्बे में, बहुत मजा आने वाला है वो। वैरायटी इंक्रीज करता है जेनेटिक लेवल पे इन द पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। जो भी मदर के पास जीन थे, जेनेटिक मटेरियल था, बिकॉज ऑफ रिकॉम्बिनेशन अब जो बच्चे के पास जेनेटिक मटेरियल है उसमें थोड़ी सी वेरिएशन है, इसलिए मम्मी पापा से थोड़ा डिफरेंट दिखते हैं। नहीं तो सोचो हम बिल्कुल अपने मम्मी पापा जैसे होते, ओह क्या मतलब कमाल ही हो जाता, धरती एक जैसी दिखती है। सोचो एलियन आता तो कंफ्यूज हो जाता, सारे एक जैसे दिखते, चक्कर गया है। तो हम एक दूसरे से डिफरेंट इसी मियोसिस की वजह से दिखते हैं। सो इवोल्यूशन के परस्पेक्टिव से वेरिएशन आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन। इवोल्यूशन हुआ ही वेरिएशन की वजह से। अगर वेरिएशन नहीं होती तो सारे प्रोक्रियोटिक सेल ही रहते, यूक्रियोट कभी शायद बनता ही ना। यूक्रियोट भी बनता तो हम कमाल के ना बनते मैम।
ओके। तो इवोल्यूशन के लिए मियोसिस रिस्पॉन्सिबल है, वेरिएशन के लिए मियोसिस रिस्पॉन्सिबल है, और कंजर्वेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल का जो नंबर है एक स्पीशी के अंदर उसके लिए भी मियोसिस इंपॉर्टेंट है। मियोसिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस। क्लियर? Yes, ma'am. बहुत बढ़िया मैम भाई, हो गया। बताओ भाई, कोई डाउट है तो? No, ma'am. नो मैम। अच्छा चलो ठीक है फिर।